हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग के। चलिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इवोल्यूशन चैप्टर चालू किया। 2 लेक्चर हो चुके हैं इवोल्यूशन के, क्लास 12 बायोलॉजी इवोल्यूशन चैप्टर। और इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोग बात कर चुके हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, हम लोग बात कर चुके हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की, हम लोग बात कर चुके हैं एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ओपेरन हेल्डिंग के भी हम लोग बात कर चुके थ्योरी की, तो हम लोग ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में जो हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल है उसका हम लोगों ने डिस्कशन करना है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और क्लास ये अपने चैप्टर इवोल्यूशन को समझने के लिए हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी हमारे डार्विन भाई साहब ने दी, उसमें डार्विन ने बताया कि नेचर ऑप्ट्स फॉर द बेस्ट, नेचर सिलेक्ट कर लेती है बेस्ट ऑर्गेनिज्म को। बेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द सेंस हु इज़ वेल इक्विप्ड विद आपका ये कि बेनिफिशियल म्यूटेशन से जिसको इक्विप्ड है और जो बहुत अच्छी तरह से बेटर एडेप्टेड है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, तो नेचर उसको चूज़ कर लेती है और धीरे धीरे प्रकृति में उन ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ने लगता है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तब उसमें हम लोग एलील की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। तो अपनी बुक में ऐसा सच उसने बोला है कि भाई ये जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल बने, ऑर्गेनिक बायोमैक्रोमोलिक्यूल बने विच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ सच एज प्रोटीन्स एंड आरएनए, और ये जो बने फिर ये कैप्सुलर फॉर्म में हो गए, इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई, सेल बन गई। तो बेसिकली उसने बोला कि ये बायोमैक्रोमोलिक्यूल इवॉल्व हुए और सेल प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और धीरे धीरे इस तरह से लाइफ फॉर्म इवॉल्व होती चली गई। उसने बोला इसकी क्लैरिटी हमको तब मिलती है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की क्लैरिटी हमको तब मिलती है जब हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स आप पढ़ चुके होंगे अपने बॉटनी के सर से, आप पढ़ चुके होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा चुका होगा। तो उसमें आप लोगों ने जीन, एलील वगैरह की बात करी होगी। तो व्हाट इज़ जीन? जीन क्या है? आप देखिए, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए 1856 से 1863 तक, मेंडल परफॉर्म डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम ओवर प्लांट एंड प्रपोज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, मेंडल ने बोला बेसिकली फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है बाय मीन्स ऑफ फैक्टर हो रही है। तो मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर दैट बेसिक यूनिट, whereas nowadays we know that factors are basically nowadays known by the term gene। तो जीन टर्म के नाम से आज की तारीख में हम उन्हें जानते हैं। जीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय जोहेंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जीन टर्म दिया। तो व्हाट इज जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन, that segment of DNA which is responsible for the synthesis of a polypeptide chain। now जीन को हम लोग सिस्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सारी बातें आपने वहाँ पे करी होंगी अपने बॉटनी वाले सेक्शन में, आपको बताया गया होगा जीन क्या है। और जीन उसी का एक टर्म और है एलील। तो क्योंकि आज हम लोग को एलील की फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को पिछले ज़माने में लिए चल रहा हूँ, पिछले लेक्चर से आपको कोरिलेट करा रहा हूँ कि जीन और एलील क्या है। ये इसको आप लोग एक बार फिर से अपनी मेमोरी को थोड़ा सा झाड़ पोंछ के साफ कर लीजिए कि जीन क्या था। जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इंफॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर, एंड एलील स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। अ gene exists in at least 2 forms in population. In any population, gene exists in at least 2 forms, and these 2 forms, 2 different form of same gene are said to be allele of each other। वो एलील होते हैं, ठीक है जी। क्योंकि एलील की फ्रीक्वेंसी, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जब हम बात करते हैं तो एलील की फ्रीक्वेंसी की ही बात करते हैं। इसलिए मैंने आपके ये 2-5 मिनट लिए कि आपको पहले याद दिला दूँ मैं कि जीन और एलील क्या है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं
चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन का आज का टॉपिक है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी हमारे अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन थे। वेनबर्ग हमारे जर्मन है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट in a population, in any population, allele frequency, in any population, frequency of allele frequency remains constant allele की frequency constant रहेगी, remains constant and stable over several generation। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कह रहा है किसी भी पॉपुलेशन में, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं एलील की फ्रीक्वेंसी की, और कह रहे हैं किसी पॉपुलेशन में एलील की फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। एलील क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक जीन जिसके दो फॉर्म है, और वो फॉर्म आपके डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अब इसका क्या फंडा है, तो ये सारी बातें अगर आपने, अब अगर ये चैप्टर अपना 5वां प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप लोग के लिए ये सारी बातें कोई समझना रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको यहीं रोकिए और एक बार अपना वो चैप्टर आप रिवाइज करिए। डोमिनेंट एलील इज़ दैट एलील which express itself whether present in heterozygous condition or homozygous condition। Dominant allele वो allele है which represents itself, which expresses itself whether it is present in heterozygous configuration or homozygous configuration, whereas recessive allele is that allele which fails to express itself when present in heterozygous configuration or combination। अब heterozygous homozygous क्या है, तो ये सारी बातें आपकी, मैंने बोला कि आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए। डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील और एलील क्या। तो रिसेसिव एलील वो एलील है जो अपने के इफेक्ट नहीं दिखा पाता जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है। डोमिनेंट एलील वो एलील है जो अपना एक्सप्रेशन दिखा देगा, भले वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, भले वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। एलील फ्रीक्वेंसी रिमेंस कांस्टेंट एंड स्टेबल ओवर सेवरल जनरेशन, ये बोला था हमारे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कह रहा है। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में कह रहा है जी एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, स्टेबल रहती है। पॉपुलेशन क्या, पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में किसी विशिष्ट समय पे जो जीवों की संख्या है, एक ही जीवों की, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि आज की तारीख की हम लोग बात करें, दिल्ली की पॉपुलेशन मानिए हम लोग बोल रहे हैं 2 करोड़ है, तो 2021 की बात कर रहे हैं ना, तो दिल्ली वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, एक भौगोलिक भूभाग जिसको आपकी सीमाएं निर्धारित करनी पड़ेंगी। तो दिल्ली की पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो दिल्ली की और पर्टिकुलर टाइम 2021 की, क्योंकि बट ऑब्वियस है 2020 में नवंबर में उसकी पॉपुलेशन कुछ और हो रही होगी और 2021 में कुछ और होगी, सेम नहीं हो सकती। तो पॉपुलेशन जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं, जीवों की जनसंख्या। तो जनसंख्या ही जीवों का नंबर है जो कि किसी विशिष्ट समय पर विशिष्ट जगह पे एक ही जाति के जीव जो रह रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। और उसमें एलील की फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है। तो इन्होंने बोला था कि इसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वही है हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, इन्होंने बोला जी डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी को हम पी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्यू अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और इन्होंने बोला पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये है हमारा हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, बिल्कुल सीधे सिंपल शब्दों में। कंडीशन ये है कि 5 कंडीशन है जो ना हो रही हो। 5 फैक्टर्स आर देयर विच कैन इफेक्ट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल और डेविएट द हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो वो 5 फैक्टर क्या है, वो 5 फैक्टर है, जीन रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो,
जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो। देखिए कौन से 5 फैक्टर हैं विच कैन इफेक्ट द हार्डी-वेइनबर्ग। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो रहा हो, ठीक है जी। जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो रहा हो, अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन लिख दे रहा हूँ मैं, जीन माइग्रेशन ना हो रहा हो, नेचुरल सिलेक्शन का रोल ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो रहा हो, म्यूटेशन ना हो रहा हो। तो ये 5 फैक्टर हैं विच कैन इफेक्ट द हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल, विच कैन कॉज द डेविएशन इन द एलील फ्रीक्वेंसी। एंड व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी? एलील फ्रीक्वेंसी इज द कैन बी, एलील फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि कितना कॉमन है एलील पॉपुलेशन में, बेसिकली ये बताने की कोशिश है। तो नंबर ऑफ टाइम्स एलील फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन that is equal to the number of time that allele appear in that population divided by the sum total of time that gene appears in that population, that is called as allele frequency. So I hope आपको समझ में आया होगा हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल। हालांकि इसका स्कोप बहुत है, इसमें अभी और समय मैं आपको ले सकता हूँ, लेकिन एज सच जो आपको बात बताई गई कि एलील की फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड स्टेबल ओवर सेवरल जनरेशन इफ 5 प्रोसेसेस आर नॉट देयर, नॉट हैपनिंग देयर, एंड 5 फैक्टर्स आर नॉट हैपनिंग, देन द एलील frequency in a given population remains constant and stable over several generation. Dominant allele represented by capital A, recessive allele represented by lowercase a, and the frequency of dominant allele supposed to be p. P plus q is equal to 1. और in other words we can say that p square plus q square plus 2pq is equal to 1. तब वो हो जाती है ऑर्गेनिजम्स की फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस डोमिनेंट की, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की और होमोजाइगस रिसेसिव की। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक कोई भी देख लीजिए, हर दूसरे साल क्वेश्चन आता है, हर दूसरे साल इससे क्वेश्चन हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपके क्वेश्चन बैंक है उनको लगा लीजिए, अगले साल 2022 में लिखवा लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको मिलने जा रहा है। भले वो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल इक्वेशन को पूछें, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को पूछें, और ये 5 फैक्टर को पूछें कि कौन से 5 फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।